हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ग्रुप डी आपको पता है कि ग्रुप डी से रिलेटेड हमारी एक पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की है। तो आप उसी से रिलेटेड आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में चीज बताइए, आप जो पुरानी क्लास मैंने पढ़ाया है तो आप लोग उसको रिवीजन कर रहे हो ना, क्योंकि ये जान लीजिए कि रिवीजन मस्ट है। आपको पता है ग्रुप डी में बार बार मल्टीपल टाइम एक ही क्वेश्चन बहुत बार आया है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी। तो प्लीज आप लोग रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दो विस्थापन अवक्रिया है। मतलब एक जिसमें दो कंपाउंड मिलके कंपाउंड, मतलब इसमें तो आप ही बताओ। आप अभी आप चीज बताओ, ये कौन से विस्थापन है। ये सिर्फ विस्थापन है। ये कौन सी अवक्रिया, ये सिर्फ विस्थापन है। सिर्फ विस्थापन है। सिर्फ विस्थापन है। ये सिर्फ विस्थापन है, ठीक है। एक सेकेंड, ये सिर्फ विस्थापन है। ये जैसे सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड मिलकर क्या बना, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना, ठीक है। ये है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन कहते हैं। और ये कौन सी है, ये है अपघटन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें ये है अपघटन अभिक्रिया क्योंकि ये सी कैल्शियम कार्बोनेट बना रही प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। और ये ऐसी जैसे PbNO3, मैं पूछ लूं कि PbNO3 ऐसी रिएक्शन है जो लूनर भी देगा, जो कलर भी देगी प्लस ऑक्सीजन भी निकाल देगी। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो कलर भी देगी प्लस वो मतलब गैस भी निकालेगी, तो वो है PbNO3 होल ट्वाइस। ये कलर भी देता है, इसको कलर को मैं डिफरेंट कलर गिव कलर प्लस CO2 रिलीज, ठीक है। और एक चीज और जैसे Ag, इसको भी मैं अलग से सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर ब्रोमाइड ये कौन सा कलर देता है, ये कलर देता है, सॉरी ये इसका यूज कहाँ जाता है, फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में इसका यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 फसलों में लंबे तथा अधिक शाखाओं वाले पौधों की आवश्यकता क्यों होती है। अधिक चारा प्राप्त करने के लिए, कटाई का समय काम करने, अनाज के ऊपर नहीं, इसमें आंसर पहला हो बाद में मतलब अधिक चारा उत्पन्न करने के लिए, फिर जिससे हम बाद में इसको डिकम्पोज करके खाद भी बना सके, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अम्लीय विलयन में OH आयन मिलाया जाए तो pH क्या होगा। आपको पता है ये एक pH स्केल होती है, इसमें उदासीन होता है 7 से इधर 0, इधर 14, इधर ये होता है बेस, ये होता है एसिड, इधर जितने भी इधर आएंगे उतना अम्लीय, जितना उधर जाएंगे उतना क्षारीय, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि किसी विलयन में OH आयन मिलाए तो pH क्या होगा। ये डाइल्यूशन ऑफ एसिड में तो बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ एसिड में पानी, जैसे अगर डाइल्यूशन ऑफ एसिड में आप धीरे धीरे pH वैल्यू ये होती है। और भी एक चीज और आप याद रख सकते हो, हम जो है एसिड में वाटर डाला जाता है, तो कभी भी पानी में एसिड नहीं, सॉरी वाटर में डायरेक्ट, सॉरी एसिड में डायरेक्ट सिर्फ पानी कभी नहीं डाला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब आपको पता है बहुत ज्यादा हीट देता है एसिड से जब वाटर रिएक्ट करता है। तो अगर ऐसा डायरेक्ट हम पानी डालें तो ब्लास्ट हो सकता है और हमारे ऊपर मतलब हम जल सकते हैं। तो इसीलिए वो एसिड में वाटर डाला जाता है, वो भी सॉरी वाटर में एसिड डाला जाता है, वो भी साइड से बहुत धीरे धीरे, ठीक है। तो वो धीरे धीरे रिएक्ट करके गैस भी निकलता है, बहुत मतलब ऐसे बहुत कॉन्केव होता है, कौन उसी के थ्रू डाला जाता है। ये चीज आता है याद रखना कि पानी में एसिड नहीं डाला जाता, सॉरी उल्टा मैं बोल रही हूँ, एसिड में पानी डायरेक्ट नहीं जाता बल्कि पानी में एसिड डाला जाता है, वो भी धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब और हीटर विद्युत की श्रेणी क्रम में जोड़ने की प्रमुख हानि क्या है। क्यों, जैसे आपको मैं बताई थी कोई चीजें समांतर, जो चीज सीरीज में जुड़ी होती है तो उसमें घरों में यही यूज होता है। जो चीज सीरीज में जो चीज जैसे जो सीरीज में ऐसे जुड़ी है तो उसमें क्या समान रहता है, धारा समान रहता है। जो चीज समानांतर जुड़ी है उसमें विभवांतर समान रहता है, विभवांतर समान रहता है। अब ये ज्यादा मैं डिटेल में बताऊंगा तो मैं 4 से 5 दिन से कंटिन्यू यही चीजें बार बार रिपीट हो रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने की प्रमुख हानि क्या है। क्यों, क्योंकि देखो श्रेणी क्रम में आपको मैं बता दूं इसमें धारा फिक्स है, अगर ये खराब हुआ तो फिर ये नहीं चलेगा,
ये अगर ये खराब हो गया तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये खराब हो गया, देखिए हम कोई चीज ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़े, अगर ये खराब हुआ तो फिर यहाँ तक तो मतलब धारा पहुंच ही नहीं पाए जी, मतलब करंट यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो फिर ये भी काम नहीं करेगा। इसीलिए जो घरों में जो वायरिंग की जाती है ज्यादातर, तो वहाँ किस तरह पे किस उसमें उसमें उसे जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, और ये चीज जहाँ ये यहाँ पास सिर्फ उसको फ्यूज को जोड़ा जाता है, फ्यूज को यहाँ जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण कौन है? एक समान वृत्ति मतलब ऐसा वृत्त जिसमें सीधी रेखा में चलना, ये तो फिर रेखी गति होगा, ये रेखी गति, ये रेखी गति है। ये नियत चाल से घूमता हुआ छत मतलब एक फिक्स रहता है, एक जैसे एक फिक्स ये है, तो इसका मतलब भी एक तरह से चलने का रास्ता तो सेम है, बस इसमें जो डायरेक्शन है, यहाँ कुछ और लगेगा, 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 ठीक है। तो सीधे सीधी सड़क पर तो ढलान पर लुढ़की देना नहीं। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में निषेचन के बाद क्या होता है? अरे बाप रे, ये कितने बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। बीजान से बीज बनता है, अंडाशय से फल बनता है, बीजान से बीज बनता है, अंडाशय से फल बनता है। जैसे देखिए ये बीजांड है, फिर से फर्टिलाइज हुआ, बीज बना, और जो उसके अगल बगल का क्षेत्र रहा, मतलब एक तरह से जो उसके लेयर रही, उसमें जो लेयर रही, तो वो क्या बना? वो फल बना। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रजनन तंत्र के किस भाग में निषेचन होता है? फैलोपियन ट्यूब में। ये तो जैसे ये ओवरी होती है, ये भी ओवरी होती है, जो फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो एक बार इस ओवरी से ओवम रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है, एक 1 मंथ इस वाली से होता है, ठीक है, अल्टरनेट होता है। और तो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ से स्पर्म जाता है, और ये यही है, यहाँ से फर्टिलाइजेशन जाता है, और ये है फैलोपियन ट्यूब। तो ये क्या है? ये है फैलोपियन ट्यूब। यहाँ अगर जैसे इससे अगर ओवम रिलीज हो रहा, जैसे अंडा अगर इससे निकलने वाला है तो स्पर्म सारे इधर आएंगे, इससे निकलने वाले तो इधर, तो इसको इनको क्या बोलते हैं? तो जो क्या पूछ रहे फर्टिलाइजेशन का, तो फर्टिलाइजेशन इन्हीं के बीच में होता है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो फिर वो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद भ्रूण बनेगा, मतलब पहले मेल एक्स प्लस वाई मिलेंगे, इसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, फिर भ्रूण, फिर भ्रूण बनेगा, ठीक है। तो महिलाओं में प्रजनन किस भाग में? तो फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में, ठीक है। बाकी आप लोग देखो, एक चीज आप जान लो कि एकदम से आपको हिंदी भी नहीं पढ़नी, क्यों? क्योंकि आजकल पैटर्न चेंज हो गया। आपको जैसे आप पहले पढ़ते थे निकट दृष्टि दोष, तो अब उसकी जगह पे मायोपिया लिख देता है, ये बहुत कॉमन सी चीज है। हेट्रोजीनियस है, तो पहले हम पढ़ते संभारिक समस्थानिक, उसकी जगह पे हेट्रोजीनियस होमोजीनियस ये भी लिख के दे देता है। तो आप इंग्लिश भी थोड़ा बहुत जानिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? आपको पता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक, हीलियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 4 kg का द्रव्यमान किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक नियत बल लगाया था, तो उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 8 मीटर प्रति हो जाता है, लगाए गए बल का मान क्या होगा? तो इसका m बराबर, जैसे आपको पता है कि d बराबर f बराबर ma होता है, f बराबर क्या होता है? f बराबर होता है m गुणे a, ठीक है, m गुणे a, तो m बराबर क्या होगा? m बराबर b माइनस u अपॉन t, बस इसी फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 8 माइनस 2 बटे 2। तो आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो एट द एंड मेरे हिसाब से आंसर 12 न्यूटन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक की प्रमुख विशेषता क्या है? कार्बनिक यौगिकों की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें सदैव ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ये केवल जीवित जीवों में पाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जीवित नहीं है तो फिर लोग जैसे बैक्टीरिया वायरस ये भी तो सब जीव, ये पिघली हुई अवस्था में नहीं, ये कार्बन हाइड्रोजन का ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कंपन की आवृत्ति ध्वनि का त्वरत्व निर्धारित करती है, कंपन का त्वरत्व सही नहीं है, ये तो सही है। जितनी भी मतलब कोई भी हमें कोई चीज सुनाई क्यों देती है? क्योंकि उसमें आवृत्ति होती, ध्वनि मतलब आवृत्ति फ्रिक्वेंसी होती, तभी तो कोई चीज हमें, जैसे आपने सपोज कोई बर्तन है उसको ऐसे खट से मारा तो भन 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 करके ऐसे जो भी आपको आवाज आई, तो वो आवृत्ति है। वो क्यों होता है? वो तो आवृत्ति के कारण ही तरत्व होता है, जिससे हमें कुछ चीजें सुनाई देती है। कंपन वायु के संपीड़न और विरल उत्पन्न करते हैं, हाँ ये भी सही है। कंपन का आयाम ध्वनि की तीव्रता को प्रभावित करता है, करेक्ट। ध्वनि बिना कंपन, तभी तो माध्यम की आवश्यकता होती है ना,
ध्वनि बिना कंपन करने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? अरे यार, फिर रिपीटेड क्वेश्चन। रक्त में ऑक्सीजन का रेड ब्लड सेल, आरबीसी, लिम्फ, ये कहाँ बनता है? इसको बोलते हैं जहां से मतलब एक तरह से बॉडी में ब्लड बनता है, ये कहाँ होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो, बोन मैरो कहाँ होता है? पैरों के जो घुटने होते हैं, मतलब जहाँ कार्टिलेज होता है, जहाँ से दो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती है, उसमें उन्हीं के बीच में होता है बोन मैरो। ठीक है। WBC आप जान ही रहे हो, ये है प्लेटलेट्स। इसका काम क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन से युक्त रक्त को पूरे बॉडी में भेजना और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त को बॉडी से फिर लाके हार्ट तक पहुंचाना, फिर लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। इसका जीने की मतलब इसका लाइफ साइकिल टाइमिंग होता है 120 दिन। और इसको आरबीसी की कब्र प्लीहा को बोलते हैं, प्लीहा को हम आरबीसी की कब्र बोलते हैं। और क्या काम करता है ये? इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए लाल होता है। इसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है। और वो WBC ये रोगों से लड़ने के लिए हमारे अंदर क्षमता प्रदान करता है WBC। इसके बाद होता है प्लेटलेट्स हमारे अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ये ब्लड क्लॉटिंग को, अब हमको अब एक और चीज, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा है? विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को जीवन की परिभाषा विशेषता नहीं बनाया जाता? जीवन में किस गतिविधि को जीवन की परिभाषित विशेषता नहीं माना जा सकता? कोशिकाओं के भीतर होने वाली आणविक गति, चलना या दौड़ना, किसी दृश्य गति, पौधों में वृद्धि से संबंधित गति, इनमें से किस गतिविधि को जीवन की परिभाषा विशेषता नहीं माना जाता? चलना और दौड़ना, मतलब रोबोट चलता है वो भी जीवन है। मतलब एक तरह से ये बोल रहा है कौन सी ऐसी चीज है जो लिविंग है। तो ऐसा थोड़ी है, चलना दौड़ना ये लिविंग ऑर्गन में कोई सिम्टम्स नहीं, क्यों? क्योंकि जैसे रोबोट में आज की टेक्नोलॉजी इतनी होगी कि रोबोट चल रहे हैं, तो वो लिविंग चीज थोड़ी है। इसका आंसर यही गलत होगा मेरे हिसाब से। बाकी कोशिकाओं के भीतर होने, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, संभारिक वे परमाणु होते हैं जिनके द्रव्यमान संख्या एक होता है समस्थानिक संभारिक। अब इसी को मैं बोल रही थी, आपको पता है सिर्फ हिंदी बस नहीं, कभी कभी इंग्लिश से ही पूछ लेता है। आइसोटोप, आइसोबार, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? संभारिक मतलब हम कैसे पहचानते हैं एक तरह से? तो आइसोटोप में परमाणुओं की संख्या, मतलब इसमें जेड सेम और मास, इसको अलग से जेड सेम और द्रव्यमान, मतलब एक तरह से ये अलग, डिफरेंट, इसका सेम अपोजिट होता है ये। मतलब समस्थानिक में द्रव्यमान सेम, द्रव्यमान अलग अलग होता है, परमाणु क्रमांक सेम रहता है, परमाणु द्रव्यमान जिसमें अलग होता है वो होता है समस्थानिक। और संभारिक में परमाणु द्रव्यमान अलग अलग वो सेम होगा और परमाणु संख्या अलग अलग होगी। ठीक है। तो इसमें क्या पूछे? संभारिक की द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, यही होगा इसका आंसर। तो फिर परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न नहीं। आइसोबार में मतलब एक तरह से जेड मतलब परमाणु संख्या समान नहीं, ये नहीं हो, परमाणु संख्या अलग अलग होती है। परमाणु संभारिक पूछे, परमाणु संख्या अलग लेकिन परमाणु संख्या भिन्न। गलनांक समान लेकिन, अरे एक सेकेंड, ये क्या बोल रहे? द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न, यही तो है फिर, बस ये उल्टा लिखा है। अगला क्वेश्चन है 14 था ना, 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गुर्दे के मुख्य रूप की नेफ्रॉन, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। आपको मैंने बताया था नेफ्रॉन मतलब किडनी का नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? नेफ्रॉन के अंदर बहुत सारे जैसे मेंडो ओब्लंगेटा पाया जाता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऑर्गन होती है। ठीक है। इसका काम, इसको मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था अच्छे से, तो मैं सिर्फ मुंह से बताऊंगी।
इसका काम क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी से कभी कभी और भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, तो वाटर के थ्रू मतलब यूरेथ्रिया में चले गए, तो ठीक है, उसको वो दोबारा से अवशोषण करना, यहाँ पास इन सबका यही काम होता है, दोबारा से जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें है तो उसको अवशोषित कर लेना। प्लस एक चीज और पूछता है, किसको अवशोषित नहीं करता, तो सिर्फ यूरिया को अवशोषित नहीं करता। किसको नहीं करता? यूरिया को। वाटर को कर लेगा, मिनरल्स को कर लेगा, विटामिन को कर लेगा, सिर्फ यूरिया को वो अवशोषित दोबारा नहीं करेगा। करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है, रखा जाता है बनने वाला प्रतिबिंब उत्तल लेंस। ये ध्यान रखना, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को रहता है F और 2F के बीच 2F फोकस पर अत्यधिक लघु, हमेशा यही बनता है। सिर्फ उस पे सिर्फ दो ही चीज है, ठीक है, सिर्फ एक छोटा, एक बहुत छोटा। अब दोनों ही फोकस अत्यधिक मतलब आभासी बनेंगे। 17, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहक चालक पर लगने वाले सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो, मैंने आपको बता दूं कि देखो, एक ट्रिक याद रखना, हम दाएं हाथ से मतलब सॉरी बाएं हाथ से हम मोटर चलाते हैं और दाएं हाथ से जनरेटर, बाएं हाथ से मोटर चलाते हैं, मतलब लेफ्ट मतलब लेफ्ट मतलब बायां होता है, लेफ्ट मतलब बायां, तो लेफ्ट हैंड से हम क्या चला रहे हैं? मतलब मोटर चला रहे हैं। राइट हैंड से वो क्या बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं यार, जनरेटर, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन के बारे में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाह चालक को लगने वाले सिद्धांत, तो वो सिद्धांत को सहित करता है, तो मोटर, विद्युत मोटर। और एक चीज पूछता है, क्या बोलते हैं, ये कौन सी एनर्जी को कौन से उसमें चेंज करता है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज मैकेनिकल एनर्जी में। एक तरह से विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। किसको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और यही जो जनरेटर होता है वो इसी का उल्टा होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन का नियम आपतन कोण के किस परास के लिए मान्य होता है? इसमें सिर्फ इसका आंसर तो होगा डी नंबर। अब ये कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अब हमने पढ़ा है, एक तो परावर्तन, परावर्तन में क्या होता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अविलंब एक ही बिंदु पर, मतलब जहां से लाइट आई सेम उसी डायरेक्शन से वो लौट गई, तो जो भी यहाँ पर जो बनने वाला कोण आई और ये आ रही, ये बराबर होंगे, ठीक है। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर होता है, ठीक है। ये परावर्तन का है। अब अपवर्तन का क्या है? सॉरी यार, अपवर्तन का क्या है? अपवर्तन का क्या है? कोई भी चीज, कोई भी लाइट आई, अब वो उस माध्यम में न लौटके, क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए लाइट आई और वो मतलब क्या बोलते हैं, जैसे सपोज हवा में तो लाइट सीधा जाएगी, पर अगर वहीं पास कांच आ गया तो वो थोड़ा सा जिधर जा रही थी उधर ही उसकी उसमें थोड़ा सा झुक जाएगी। तो ये देखो, जैसे ये हवा में आई, फिर ये पानी में गई, तो इधर इधर हल्का से टर्न हो गई, तो ये आपतित, ये मतलब अपवर्तित, और इस यहाँ पास एक अविलंब खींचा जाता है, तो जो ये होता है इसका मान आई के इक्वल 7 आई के इसके मान के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, अविलंब के साइड ही को, चाहे वो कांच में होगा चाहे वो वाटर में, जब भी, क्योंकि ये विरल माध्यम है, ये विरल सघन, सघन सघन मतलब एक तरह से मान लो कि कठोर, विरल मतलब दूर दूर, जिसके पार्टिकल दूर दूर होंगे, तो वो है हवा। हवा में लाइट सीधा आ जाती है, और जब उसको नहीं मिलता तो वो, आप जैसे एग्जांपल, आप हम लोग देखते हैं किसी बाल्टी में आप कोई चीज डाल दो, सिक्का डाल दो, कुछ आप जब आपको पानी स्थिर हो जाएगा तो आप देखो वो सिक्का ना हमें थोड़ा सा उठा हुआ था, सिर्फ उसी के कारण, क्योंकि पानी हवा से तो लाइट मतलब हमें हवा में तो लाइट सही जा रही है, पर जब पानी के अंदर लाइट जा रही है तो हल्का सा अपने अविलंब की तरफ झुक गई है, सिर्फ उसी के कारण होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको हम किसका नियम कहते हैं? तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल नियम। अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु को एक ऊंचाई से गिराया जाता है, उसका प्रारंभ, किसी वस्तु को एक ऊंचाई से गिराया जाता है, उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0 होगा। कॉमन सी चीज। 20 नंबर है,
मनुष्य में वह कौन सा चरण है जिसमें प्रजनन ऊतक परिपक्व होने लगता है? मनुष्य में मासिक धर्म, बाल्यावस्था, यौनावस्था। नहीं, ये परिपक्व होते हैं। पर अगर आपसे ये पूछे कि जो फीमेल्स होते हैं उनमें ओवम कब से बनता है, तो ये तो आपको पता है? तो आप जैसे कोई बोलेगा 10, कोई 11, नहीं, ये तब से नहीं बनता। जब जब भी भ्रूण मतलब माँ के गर्भ में भ्रूण बनता है, तब से उसके, अगर वो फीमेल बन रही है तब से उसके गर्भ में जो ओवम होता है वो बनने लगता है। बस वो रिलीज होता है यौनावस्था में अप्रॉक्स 11 से 13 साल की उम्र में, ठीक है? तो वो रिलीज उस एज में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा के बारे में सही नहीं है? यह गति पर निर्भर करती है, एक अदिश राशि या गति की दिशा पर निर्भर करती है, यह भी ऋणात्मक नहीं, यह कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। यह एक अदिश राशि है, ये है। और इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज बराबर m गुणे g गुणे h, करेक्ट। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है। अगला होता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवों का गुण है? द्रव का गुण कौन सा है? निश्चित आयतन लेकिन निश्चित आकार नहीं, करेक्ट, यही तो है। निश्चित आकार लेकिन निश्चित आयतन नहीं, ये तो गलत है। निश्चित आकार, ये भी गलत है। निश्चित मतलब ऐसा कि देखो, आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार, जैसे पानी को अगर हम ग्लास में डाल दिए तो ग्लास के शेप में, पानी को बॉटल में डाल दिए तो पानी के शेप में आ गया। उसका आयतन थोड़ी फिक्स है, सॉरी मतलब आकार थोड़ी फिक्स है, आयतन बस फिक्स है, मतलब एक वॉल्यूम उसका फिक्स है, इतनी क्वांटिटी है, बट उसको जिस भी पात्र में हम रखेंगे वो उसी का शेप ले लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है? प्लास्टिक की जैव अविघटनीय है क्या? मतलब जिसे जो नष्ट नहीं होता। आपको पता है इस दुनिया में जो पहली पन्नी बनी थी वो भी आज जिंदा होगी, क्योंकि प्लास्टिक कभी भी खत्म नहीं होता। इसीलिए तो प्लास्टिक को ऐसे गवर्नमेंट मना करती है कि आप यूज मत करो, क्योंकि वो आप लोग यूज करते हैं, फिर हम फेंक देते हैं, आप लोग उसी चीज में कचरे वचरे, फिर वही चीजें जो जैसे जीव जंतु खाते, जीव जंतु जैसे गाय हो गई, ऐसे ये सब चीजें खा लेते तो उनके पेट में, तो वो बहुत नुकसान करता है, उनके लीवर को खत्म कर देता है, ठीक है? इसीलिए वो प्लास्टिक की थैली। अगला क्वेश्चन है, बहुकोश की जीवों में कोशिकाओं के आकार और आकृति में अधिक विविधता होने से जीव में क्या परिवर्तन होता है? जीव प्रतिकूल परिस्थितियों में खराब कार्य करते हैं, नहीं भाई। संक्रमण मृत्यु के अधिक संवेदनशील होना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कम दक्ष होता है, नहीं, अधिक दक्ष हो जाता है, क्योंकि विभिन्न कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती है। जैसे हमारे बॉडी में जितनी, जैसे जो नर्वस सिस्टम का जो के अंदर जो टिश्यू और सेल है, तो उसका काम सिर्फ नर्वस की, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर सूचनाएं पहुंचाना, तो वो वही करेगी। हार्ट की जो कोशिका उसका काम करना है पंप करना, तो वो वही करेगी, ये नहीं करेगी वो पैर में चली जाए वो सूचना पहुंचाने लगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यू है, जितने भी पार्ट है, वो सबका अलग अलग है, तो वो अपना खुद से काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई कंपन करती हुए वस्तु पीछे की ओर जाती है तो उत्पन्न निम्न दाब वाले क्षेत्र को क्या कहता है? रंग दर, संपीड़न, परावर्तन, विरलन, रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद पुष्प के कौन से भाग सामान्यतः सूख कर गिर जाते हैं? आपको ये बता दूं, ये होता है हिंदी में तारीफ, ये होता है दलपुंज, ये है दलपुंज, ये है बादलपुंज, ये दलपुंज, ये बादलपुंज। सूखने के बाद ये होता है फिलामेंट्स। तो जब मतलब एक तरह से आप इंग्लिश में, तो जब सूख जाता है फ्लावर, एक तरह से आप नॉर्मल ही सोच लो ना कि जब पौधा सूख जाता है तो क्या क्या गिर जाता है? ये भी गिर गया, ये भी गिर गया, जो ये मेल वाला पार्ट था एंड्रोशियम, वो भी गिर जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उत्तल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब? अत्यधिक लघु, आभासी, सीधा, ये हमेशा सिर्फ दो ही होता है। एक अत्यधिक लघु, एक लघु बनता है, आभासी, सीधा वो भी बनता है, ठीक है? और दर्पण के हमेशा पीछे बनेगा, ये भी हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। जैसे अभी देखिए ये जा रही है, और ये यहाँ थोड़ी मिल रही है, ये पीछे जाके मिल रही है कहीं पर। इसीलिए तो हम उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है? जो मोटर गाड़ी होती है, मतलब गाड़ी होती है, तो पीछे की चीजें देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज। उत्तल दर्पण का कहाँ यूज होता है? डॉक्टर इसका यूज करते हैं, मतलब छोटी चीजों को बहुत बड़े वे में देखने के लिए किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का। और जैसे कोई मोड़ आ रहा है या फिर बहुत दूर तक देखने के लिए किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, कृषि में पोषक तत्व प्रबंधन अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि में पोषक तत्व प्रबंधन अपनाने का मुख्य उद्देश्य मृदा प्रदन बढ़ाना, फसलों को प्रदूषित जल डालना, खेल में प्लास्टिक अपशिष्ट मिलाना, फसल की उत्पादन गुणवत्ता में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में एक छात्र पौधों की कोशिकाओं के अधिकांश भाग घेरने वाले बड़ी पारदर्शी थैली दिखता है। रितिका, उनमें से आयतन का लगभग कितना भाग घेरती है? 50 से 90%।
इसमें कोई फैक्ट नहीं है, फैक्ट बस है, तो इसीलिए मैं कोई इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रही। जब विभिन्न आकार के प्याज के बल्बों में सूक्ष्मदर्शी को देखा गया तो सभी की समान आकार आयतन संरचनाएं दिखाई देती, इससे सिद्ध होता है प्याज में कोशिकाएं भी होती नहीं, केवल बड़े प्याज में नहीं, क्योंकि मतलब एक तरह से सभी लिविंग थिंग में कोशिकाएं होती है, सभी लिविंग थिंग जो है तो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जब हमने ऐसे 5th 6th में आपने पहली बार सेल पढ़ा होगा तो सबसे पहले यही यही प्याज के छिलके वाला ही एग्जांपल करवाया जाता है। हमने तो अपने स्कूल में प्रैक्टिकल ये चीज किया भी है ना? तो बाकी वो सेल की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, बाकी ल्यूवेनहॉक ने की थी। स्लाइडर एंड श्योन ने थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी के, स्लाइडर एंड शॉन ने सेल थ्योरी दी थी। अगला क्वेश्चन है अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय, आज 50 क्वेश्चन है, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जब कोई अधात्विक ऑक्साइड किसी प्रबल क्षार से अभिक्रिया करता है तो बनने वाला लवण का पीएच मान क्षारीय होता है। आपको पता है कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड जो मतलब क्या बोलते हैं एसिड से भी और बेस से भी दोनों से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो पानी बनाता है, ठीक है। मतलब सोडियम और पानी ये दो चीज कंपलसरी है उसको बनाए, और बाकी चीजें जो बनाएगा तो बनाएगा। एक होता है और एक ऐसे जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, ऐसे कंपाउंड सिर्फ 3 है। अली ने बे मतलब जिंक, बेरिलियम, अली और एल्युमिनियम। ये मैंने आपको सुनो ना जरा, अली जनाबे अली सुनो, इसका मतलब उभयधर्मी जो दोनों से रिएक्ट करता है। एक सेकंड, दोनों से रिएक्ट, इसका तो आंसर ये, अरे इसका तो आंसर ये होगा, ठीक है। दोनों से रिएक्ट कौन कौन सा है? SN सुनो जरा जनाबे, जिंक, बेरिलियम, अली, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है जब कोई अम्ल किसी गैर कार्बोनेट क्षार से अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में सामान्यतः कौन सा उत्पाद बनाते हैं? लवण और जल। मतलब कौन सा उत्पाद बनते हैं? लवण और जल। ये अभी मैंने जो आपको बताया है ना कि मतलब एसिड और बेस से कोई चीज तो लवण और जल बनता है। अगला क्वेश्चन है आंख का कौन सा भाग प्रकाश के विद्युत संकेतों में प्रतिवर्तित करने के लिए होते, मतलब जो भी हम देखते हैं तो हमें ये मतलब कैसे पता चलता है? ये किसका काम होता है? ये रेटिना का काम होता है। रेटिना के अंदर नस होती है, देखो हमें कोई चीज दिखती है, कोई समझ आती है, वो हमारे अंदर जो नसें होती है रेटिना में, वो हमारे ब्रेन को वो देती है, सूचना देती है, तभी हम कोई चीज सोच देख पाते हैं, नहीं तो सिर्फ ऐसा कोई काम नहीं करता, उसका सिर्फ काम विजिबिलिटी करना है, ठीक है। बाकी ये कॉर्निया है, ये आइरिस है। कॉर्निया सबसे बाहरी भाग होता है, आइरिस आप देखोगे अपनी आंख में थोड़ा सा जो व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट होता है वो होता है। ये बाकी ये लेंस लगा होता है, हम देखते हैं यहाँ पास रिफ्लेक्शन होता है, इसके बाद वहीं से लौट जाता है। जब किसी का खराब होता है तो ये मतलब ये बहुत धुंधला हो जाता है, लेंस काम नहीं करता। बाकी ये कुछ चीजें मैंने और भी अच्छे से देखी, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आपके बारे में जो भी आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है तो आप लोग इसको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है कोई वस्तु एक सीधी रेखा में प्रारंभ में धनात्मक प्लस यूसी में अंत में उसका अंतरतरत और ऋणात्मक अंत में वेग उसका क्या होगा? कोई भी वस्तु आप जान लो कि जैसे कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो उसका तरत्व क्या होता है? वस्तु अपनी प्रारंभिक दिशा में विपरीत दिशा में चल रही है, करेक्ट। एक चीज और जानिए, जब किसी मान लो हम जैसे कोई पत्थर ऊपर फेंके तो वो पत्थर नीचे क्यों है? क्योंकि नीचे लग रहा था गुरुत्वाकर्षण बल, पर अगर उसमें वेग पूछेंगे तो जब हमने ऊपर से हमने जब फेंका था तब उसका तो स्टार्टिंग का उसका मतलब स्टार्टिंग से उसका यू उसका 0 था, अब इसमें वी बन गया, पर ऐसे ही मतलब वी जो भी जितने भी उसने कवर किया वो बना। ऐसे ही जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसमें वी 0 बन जाता है। क्यों? क्योंकि भाई एक टाइम पर ऊपर जाते जाते वो फुल स्टॉप हो जाएगा, तो यू वाला काम करे पर वी वाला काम नहीं कर रहा, ठीक है। वेग। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वी बराबर आई आर, ठीक है। यह केवल स्थिर ताप पर धात्विक चालकों के लिए मान्य है, करेक्ट। यह कहता है कि वोल्टेज बढ़ाने से प्रतिरोध करता है, नहीं। अत्यधिक विद्युत अपघट्यों के लिए मान्य है, नहीं। यह सभी चालकों के लिए तापमानों पर मान्य है, नहीं। ये ओम का नियम यह है कि स्थिर तापमान पर किसी धात्विक चालक में प्रवाहित धारा आई पर उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर आई और आर ये प्रतिरोध है, ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं, मतलब अनुक्रमानुपाती होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। अगला क्वेश्चन है बीजों में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन वायु द्वारा प्रसार में सहायता करता है? कांटेदार का हुक जैसी वृद्धि, पंख जैसी रोशेदार वृद्धि, मोटे एवं रेशेदार आवरण, बड़ा आकार, पंख जैसी रोशेदार वृद्धि। अगला क्वेश्चन है
किसी यौगिक में तत्व किस प्रकार संयुक्त होते, किसी यौगिक में तत्व किस प्रकार संयुक्त होते हैं? किसी तत्व निष्पंदन द्वारा, रासायनिक, भौतिक रूप से, वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा होते हैं? रासायनिक रूप से, केमिकल रिएक्शन के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38, सॉरी पहले 39। निम्न में से कौन सा कथन सही है? हल्की वस्तुगत परिवर्तन का अधिक प्रतिरोध करते, द्रव्यमान और जड़त्व का कोई संबंध नहीं, किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के साथ बढ़ता है। करेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 40। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनें। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन और कागज के निर्माण में किया जाता है। क्यों? यह एक दुर्बल क्षार है, यह एक उदासीन प्रकृति का होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तो क्षार है, ये चीज को हम मानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, उसका क्षारीय प्रकृति का होता है, उदासीन नहीं, पर उदासीन नहीं है कि वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट नहीं। तो क्वेश्चन इसमें कथन ए गलत है लेकिन बी सही है, कथन ए सही है लेकिन बी गलत है, कथन ए और बी दोनों सही है, कथन डी दोनों ए और दो दोनों गलत है। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, सही है। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण मतलब जी का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन के जी स्क्वायर। धातु और धातु के बीच आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं? धातु और धातु के बीच आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं? विस्थापन, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के निर्माण से नहीं, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण नहीं, धनावेशित नहीं, धातु परमाणु धातु के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। ये देखो, जैसे ये है एक सोडियम क्लोराइड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि अपना ऑलरेडी मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, इसीलिए इसने लिया, इसीलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज है। ये जो हो रहा है इसी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है तथा आवेश के उसके बीच गति काम करती है तो W बराबर V अपॉन क्यू। जैसे V इज इक्वल टू हम पढ़ते हैं W अपॉन क्यू, तो फिर W आ जाएगा V इंटू क्यू। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ये है सिंपल से, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 45, गोलाकार लेंसों के चिन्ह परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? मुख्य अक्ष के समांतर दूरी लेंस के फोकस से मापी जाती है, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक मानी जाती है, मुख्य अक्ष से लंबवत उसके ऊपर मापी गई दूरी ऋणात्मक मानी जाती है, बहुत वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 ए, इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये गलत है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं को एक ही प्रतीक से क्यों दर्शाया जाता है? क्योंकि उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। क्योंकि उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। नहीं, उनके द्रव्यमान समान नहीं है। खर्ची है, खर्ची। स्थिर वातावरण में अलैंगिक जनन का क्या लाभ है? नए वातावरण के प्रति अनुकूलन, लैंगिक विविधता, तीव्र समान संतानों का उत्पादन, आनुवंशिक विविधता। 47 में स्थिर वातावरण मतलब फिक्स, अलैंगिक प्रजनन, सॉरी अलैंगिक लिखा है, मेरे दिमाग में आता लैंगिक, न लैंगिक के अनुसार तो फिर ए होता। 47 के बाद 48, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि में के बहु परावर्तन के सिद्धांत का कार्य करता है? स्टेथोस्कोप। कौन कार्य करता है? स्टेथोस्कोप। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरो क्षार प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विस्थापन अभिक्रिया? पहला क्वेश्चन था द्वि विस्थापन, कितना कॉन्फिडेंस है? पहले क्वेश्चन में पूछा था द्वि विस्थापन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा फर्स्ट, मैंने आपको बताया था उधर। क्यों? फिर एक सल्फेट बन रहा है, ये कॉपर अलग हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डबल है। नहीं डबल नहीं है, ये भी सिंगल ही है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ये कंपाउंड बन रहा, बाकी तो और निकल आ रहा है। ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, तो इसमें आंसर हो जाएगा एक और भी, ए और बी दोनों ना होगा, फर्स्ट और तीसरा सही होगा।
चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। प्लीज थोड़ा शेयर करो, सपोर्ट करो। बाकी मैं अपनी तरफ से बेस्ट क्वेश्चन एफर्ट डाल रही हूँ। मेरा टारगेट था 50 क्वेश्चन का, मैंने 50 क्वेश्चन पहुंचा दिया। अभी जब तक आपका पेपर नहीं हो, प्लीज आप लोग बार बार रिवीजन करो, रिवीजन से ही सब कुछ होने वाला है। बाकी थैंक यू। क्लास सेशन अच्छा लगे प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।